हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज आप लोग का सीटेट 2024 का पेपर हुआ। पेपर 2 हुआ सबसे पहले सवेरे 9:30 से 12 बजे के समय में। ठीक है, तो उसमें जो मैथ वाला पोर्शन है, मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला पोर्शन है। ठीक है, तो उसमें जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसका आंसर क्यों यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं, उनके घनों का योग 33,957 है। इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो आएगा आपका 63 आएगा। ये कैसे बना सकते थे आप? इसको मान लेते 2x, इसको मान लग सकते थे 3x, इसको मान सकते थे 4x। फिर आप इसका क्या कर देते? क्यूब कर देते, क्योंकि यहाँ घन बोला है, उनके घनों का योग। ठीक है, इसका क्यूब कर देते तो आपका हो जाता 8x क्यूब, ये हो जाता आपका 27x क्यूब, और ये आपका हो जाता 64x क्यूब। इसको जोड़ के आप इसके बराबर कर सकते थे 33,957 के। उसके बाद जो आपका एक्स क्यू का आंसर आता वहाँ से आप एक्स निकाल लेते। तो एक्स क्यू आ रहा है 343, यहाँ एक्स आ जाता 7, तो एक्स 7 आता, तो यहाँ से गुणा कर देते। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। उसके बाद बोला इन संख्याओं का योग कितना है, इन तीनों को जोड़ देते। तो आप ऐसे बना सकते थे। वैसे इसका जो अगर पूरा फुल सॉल्यूशन वाला वीडियो जो है वो अलग वीडियो बनाऊंगा, अभी आंसर बता देता हूँ। 3 क्रमागत पूर्णांकों इस प्रकार हैं कि जब उन्हें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और क्रमशः 3, 5 और 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है तो योगफल 99 प्राप्त होता है। आरंभिक और तीसरे पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, ये 3 जो पूर्णांक आएंगे आपके क्या आएंगे? 9, 10 और 11 आएंगे। ठीक है, और पहले और अंतिम का योग कितना होगा आपका? 20 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाता? 20 हो जाता। ठीक, इसको बनाना कैसे, अगर वो भी आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, उसको कमेंट करिएगा, उसको भी बना के डाल दूँगा। ठीक है, एक विद्यार्थी परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाए, इनमें से कौन से सही हैं? सही है बोला है। एक परिमेय संख्या पूर्णांक सम्मिलित होते हैं, ये सही है बिल्कुल। शून्य परिमेय संख्या नहीं है, ये गलत है, क्योंकि शून्य एक परिमेय संख्या हो। तीसरा है सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, ये भी सही है। तो इस हिसाब से कौन सा आपका सही हो रहा था? थर्ड नंबर ए और सी। चौथा दिया है 34 नंबर, किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये आपको दिया हुआ है ना, सिलेंडर का एरिया दिया है, कर्व सरफेस एरिया दिया है। उसके आधार की परिधि या सरकमफेरेंस ऑफ द बेसिस 110 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको देखिए एक तरीके से क्या दिया है यहाँ पर, आपको क्या दे दिया देखिए, यहाँ बता देता हूँ। 2πRh इक्वल टू आपको दिया है 4400, और यहाँ पर आपको क्या दिया? आधार की परिधि यानी सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr बराबर कितना दिया? 110। तो यहाँ हम लोग को क्या दे दिया? 110 इंटू एच बराबर 4400। तो यहाँ से हम लोग एच निकाल लेते, 40 आ जाता। उसके बाद हम लोग को क्या रखना था? इसका वॉल्यूम यानी πr² एच के फॉर्मूला लिख देना था। आपको पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, आर का वैल्यू आपको यहाँ नहीं दिया हुआ था, एच का वैल्यू दिया है। अब आर का वैल्यू आप कहाँ से निकालते हैं? यहाँ से निकाल सकते थे। कैसे? 2 इंटू 22/7 इंटू आर 110। अब यहाँ से आप आर का वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक, तो यहाँ से आप आराम से आर का वैल्यू निकाल सकते थे। एच का वैल्यू आपको पता है, तो इस हिसाब से आप यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते थे। अगला क्या दिया है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर या त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी आपको दिया है, क्यू आर दिया है। अब यहाँ बोला है कि एक अधिक कोण विषमबाहु त्रिभुज, यहाँ क्या बोला है? एन ऑब्ट्यूज स्केलेनाइन ट्रायंगल। तो ये देखिए, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिनकी तीनों भुजाओं का योग क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ये जहाँ जहाँ एक अगर 18 सेंटीमीटर है तो बाकी दो जो होंगे वो 18 सेंटीमीटर नहीं हो सकते हैं। तो ये दोनों आंसर तो आपको उससे कट गया। और उसके बाद बोल रहा है अधिक कोण। अधिक कोण कब हो सकता है? कि अगर तीनों कोण में से एक जो होगा 90 डिग्री से अधिक होगा। तो अगर ये 55 है और ये 65 है, 55 और 65 कितना होता है? 110। और तीसरा एंगल आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इस हिसाब से भी नहीं हो सकता। और 55 + 15 करेंगे तो आपका कितना होता है? 70 डिग्री। और 70 कितना हो जा रहा है? इधर से अगला जो डिग्री बच रहा है 110 डिग्री बच रहा है। तो इसलिए अधिक कोण के लिए क्या चाहिए, या फिर क्या बोलते हैं आपका ऑब्ट्यूज स्केलेनाइन ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए? 190 डिग्री से अधिक एंगल चाहिए था। तो ये आपका एंगल आर अगर 15 डिग्री का होगा तो अगला वाला एंगल जो बच रहा है आपका एंगल क्यों 110 डिग्री का हो सकता है, इसलिए वो वाला आंसर हो जाता। अगले क्वेश्चन में आता है, कॉन्सेप्ट वाज लेबल्ड एज स्कीमा बाई। ठीक है, स्कीमा का नामांकित किसने किया था? तो पियाजे। ठीक है, यही था सही आंसर।
एक्स वाई का वैल्यू यहाँ दिया है और उसके बाद पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई एक्स का पावर -1। यहाँ से आप क्या कर सकते थे, एक्स वाई है, ये देखिए यहाँ दिया -1/3 का पावर -3 डिवाइडेड बाई 2/3 का पावर -4। हम लोग कैसे करते हैं, देखिए अब यहाँ के पास आप क्या करते हैं, माइनस वाले पावर को प्लस में बना देते हैं, तो ये हो जाता 3 का पावर 3 और ये -1 यहाँ चले जाता। अब इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये साइन चेंज हो रहा है तो क्या हो जाता है, 3/2 का पावर क्या हो जाता, -4। फिर यहाँ से क्या हो गया, ये -27 हो गया आपका। अब फिर ये माइनस पावर था, फिर इसको प्लस बनाना है, तो ऊपर में हम लोग का क्या हो गया, 2 का पावर 4, नीचे में हो गया 3 का पावर 4। अब इसको काट देते तो अंतिम में बचता है यहाँ 3 यहाँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 16/3 माइनस में। ये लेकिन हमारा क्या आ रहा है, एक्स वाई। हम लोग को फिर इसका पूछा प्लस एक्स वाई, तो प्लस एक्स वाई करते मतलब, तो हम लोग का क्या कर सकते थे, यहाँ पास थोड़ा मिटा देता हूँ, यहाँ आ रहा है -16/3। अब यहाँ फिर माइनस क्या हो जाता, 3/16 और उसका पावर रहता -1। फिर जब आप इसको पूरा सॉल्व कर देते तो आपका आता 48/265, ठीक है, माइनस में। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो बताइएगा, इसका पूरा वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ बोला है कि a बराबर आपको दिया है, b बराबर दिया है, c बराबर दिया है, d बराबर दिया है। यहाँ बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी माइनस डी में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के गुणांकों का योग कितना होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का यहाँ कितना है, -2 और यहाँ इसका कितना है, a का 12, -2 और 12 कितना हो गया, 10। तो a का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, a बराबर आ गया हमारे पास 10, ठीक है। ऐसे b का निकाल देते हैं, c का और d का। b बराबर कितना हो जाएगा, a का x का गुणांक कितना है, -8 है, और एक्स स्क्वायर का कितना है, 3 है, तो एक हो गया आपका -5, ठीक है। c के लिए हो गया -4, क्योंकि यहाँ x वाला टर्म है ही नहीं, तो ये -4 ही आ गया। और d के लिए आपका क्या हो गया, 1, देखिए यहाँ 1 है, -1, तो ये आपका 0 हो गया। तो d का वैल्यू तो यहाँ आपको कुछ आ ही रहा नहीं है, ठीक। तो यहाँ से देखते हैं, ये हो गया 10 में से 5 गया, कितना हो गया 5 -4 कितना हो गया 1, तो आपका आंसर क्या आ जाता 1। यहाँ आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, यानी समांतर चतुर्भुज। अब ये समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक। अब यहाँ बोल रहा है बी और डी आपके क्या है, विकर्ण है। देखिए यहाँ विकर्ण बोला है, या फिर आपको क्या बोल रहा है कि डायगोनल है, ठीक है। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका सी हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर ये विकर्ण है तो ऐसे होगा, ठीक। उसके बाद बोल रहा है एंगल सी बी डी, ये वाला एंगल आपको कितना दिया है 12x, और एंगल ए बी डी ये आपका दिया है 7y। ऐसे एंगल दिया है सी डी बी, ये आपका किया है 28, और एंगल ए डी बी ये आपका दिया है 60। तो आपका ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब इसको कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा। अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसमें ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, अंतः एकांतर कोण बोलते हैं, ठीक है, इंटीरियर एंगल के हिसाब से। तो 12x बराबर अगर 60 डिग्री हो जाएगा तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 डिग्री, और यहाँ क्या हो गया 28 डिग्री किसके बराबर होगा 7y, तो y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 28/7, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 4 डिग्री, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आपको पूछा 2x, तो 2 × 5 प्लस 3 × 4, 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, तो कितना हो गया आपका 22 डिग्री। तो आपका आंसर क्या आ जाता है 22 डिग्री, ठीक है। आप ऐसे आंसर निकाल सकते थे। अगले वाला आपको जोड़ का था कि x = इतना दिया है, पूरा आपको जोड़ना था, फिर व्हाट शुड बी एडेड टू गेट इतना, ठीक है। तो आप क्या करते कि ये सब में से जो आपका मतलब आंसर आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका आंसर जो आता, उसके बाद उसको कितना में से आपको माइनस कर देना था 1.1 में से माइनस कर देते तो आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो 1.1 माइनस x कर देते तो आपका आंसर मिल जाता। तो आपका सही आंसर क्या आ रहा है 1.9789 आता, ठीक। एक 8 अंकीय संख्या दिया हुआ है 72, यानी 72 से विभाज्य, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं होगा। तो अगर 72 से विभाज्य है तो हम लोग को क्या होगा, तो 72 को हम लोग तोड़ सकते हैं 9 × 72, तो हम लोग आगे संख्याओं का योग करते, ठीक है। अगर वो 9 से विभाजित हो जाती तो मतलब वो 72 से भी विभाजित हो जाती। तो हम लोग जब योग करेंगे तो देखिए कितना हो जाता है 9 9 18, 18 4 22, 22 4 22 और 8 30 और 2 32, 32 आ रहा है आपका ना।
अब 32 में ये दोनों को जोड़िए, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 14, इनको जोड़ेंगे तो 4, इनको जोड़ेंगे तो 13, इनको भी जोड़ेंगे तो 13, 32 प्लस 13 कितना होता है 45, 45 9 से डिवाइड होता है, तो ये दोनों आंसर तो अपने आप कट गया। 32 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36, ये भी 9 से डिवाइड हो जा रहा है, तो आपका बचता कौन सा है ये वाला। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ इस वाले इक्वेशन का कोई एक फैक्टर पूछा था, तो इसका आंसर क्या होगा p² x माइनस py प्लस z। ठीक है, ये आपको बता दूंगा एक बनता कैसे है। ठीक है, लंबा प्रोसेस है। यदि आंकड़ों में ये दिया है तो यदि आंकड़ों 38, 7, 3, 17, 15, 21, 24, 29, 33 का माध्यक x है, मीडियन जो बोला है, तो आपको इसको आगे सबसे पहले क्या करना था, बढ़ते क्रम में बनाना था, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आता 3, फिर 7, फिर 8, फिर आपका आता 15, 17, फिर आपका आता 21, 23, 24, 29 और ये 30। फिर यहाँ बोला है कि इन आंकड़ों में से 3 को 33 से और 8 को 18 से, 3 को 33 से कर देते हैं और 8 को 18 से। ठीक, तो इस तरह से दो ठो हमारे पास वो बन जाते हैं 7, 15, यहाँ ऐसे कॉमा लगाना भूल गया था 17, 21, 23, 24, सॉरी एक 18 भी भूल गया ना, यहाँ 18 कर देते हैं, यहाँ पास आपका 17 लिख लेते हैं, 18, 17। ठीक, क्योंकि 8 को बोला है 18 से ना, 21, 23, 24, 29, 30 और 33, इस तरह से बन गया। अब देखिए यहाँ पास बोला है कि माध्यक, इसका माध्यक क्या आ जा रहा है y, इसका आ जा रहा है आपके पास x। अब ये इसमें टर्म देखते हैं, टोटल कितने टर्म है आपके पास 10 हैं, तो 10वां जब रहता है तो हम लोग जो है इवन नंबर जब भी हो, ऑड रहता है तो हम लोग क्या ले लेते हैं, बीच वाली संख्या को ले लेते हैं। यानी अगर 11 होता तो हम लोग इसकी बीच वाली संख्या क्या आ जाती 6वीं, लेकिन यहाँ इवन है तो हम लोग क्या करेंगे, जो 5वीं और 6वीं संख्या होंगी उनको जोड़ देंगे। 17 प्लस 21 कितना हो जाता है 38, 38 को 2 से भाग दे देते, तो इसका माध्यक कितना आ जाता है 19, जिसको वैल्यू देते हैं हम लोग x। यहाँ वैसे नहीं करते, 21 और 23 को जोड़ते तो आता है कितना 44 को 2 से भाग देते तो कितना आता है 22, तो y बराबर हो जाता है 22। तो इन दोनों का अंतर पूछा, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अगला वाला था कि मिडिल स्कूल की गणित की शिक्षिका अपनी कक्षा के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखती है, आंकड़ों को दर्शाने में आप आलेख का उपयोग करेंगे। किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के कद और किसी स्टेशन में 9 बजे से 9:30 बजे तक रेलगाड़ियों के आने जाने का यात्रियों की संख्या। अगर इस टाइप का कभी भी आए तो आपको क्या बनाना होगा, हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम क्यों बनाएंगे, क्योंकि आप इसको खंड खंड में बांट सकते हैं कि 9 से 10, 10 से 11, ठीक है, ऐसे बांट सकते हैं, या फिर हाइट को बांट सकते हैं 5 फुट 5 से 5 फुट 5 इंच, ठीक है, 5 फुट 1 इंच से 5 फुट 2 इंच, ठीक है, इस तरीके से आप बांट सकते हैं। इसलिए यहाँ क्या होगा, आयत चित्र में निरूपित करें। अब यहाँ एक ट्रायंगल का क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF। अब देखिए यहाँ पास से हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं ABC और DEF। ठीक है, दो ट्रायंगल आपको दिख गया। एंगल B जो है 90 डिग्री का है, ये भी B है, और यहाँ एंगल E जो है वो 90 डिग्री का है, तो ये तो पता चल गया। एंगल A 40 डिग्री का है और एंगल F भी 40 डिग्री का, ये दोनों डिग्री वाले दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है BC 8 सेंटीमीटर है और DE जो है ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये D हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो आगे हम लोग ट्रायंगल देखते हैं। अगर ये ABC है, ABC, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे FED। तो यहाँ FED तो इन दोनों में है नहीं, ये दोनों में है, तो हम लोग का ये हो गया। अब इसको बोल सकते हैं आप किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, एंगल साइड से भी पूछ सकते हैं और RHS से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, राइट एंगल। देखिए एंगल साइड एंगल दोनों आ रहा है, ठीक है, और यहाँ राइट एंगल भी आ रहा है, तो मेरे ख्याल से इसको D ऑप्शन लेना चाहिए कि राइट हैंडेड RHS से प्रूव कर दिया है राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से। वैसे एंगल साइड क्या RHS में क्या लेते हैं देखते ज़रूर हैं, वैसे RHS होना चाहिए। और इसका कन्फ्यूजन को है मैं और दूर कर दूंगा अगले वीडियो में, जो उसमें पूरा फुल सॉल्यूशन दूंगा, उसमें कन्फर्म भी कर दूंगा कि क्या लेना चाहिए। ठीक, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, देखिए समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, इस तरीके का होता है। अब यहाँ समानांतर भुजाएं क्या दिया है, 11 दिया है और यहाँ दिया है 25।
और इनके बीच की दूरी कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल, तो इसका हम लोग जो क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ये जो दोनों साइड हैं उनका सम, मतलब 11 + 25 का हाफ किसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके हाइट से। तो 11 + 25 का हाफ है 18 × 12 बराबर कितना हो गया, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है और जिसकी भुजाएं 3 और 2 हैं। तो आयत का जो भुजाएं हैं 3x है और 2x, लंबाई और चौड़ाई, इनका गुणनफल किसके बराबर है, इसके क्षेत्रफल के। तो 6x² क्या हो गया, 216। तो x² 216/6, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 36। और x² अगर 36 है तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 6। तो इसकी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 3x बराबर हो गया 18, 2x बराबर हो गया 12। तो मतलब आयत की लंबाई या चौड़ाई कितनी कितनी हो जाएगी, 18 और 12। और परिमाप क्या हो जाता है, लंबाई चौड़ाई के योग का दुगुना, मतलब इनका योग कर देते हैं तो 30, 32 जा 60। तो सही आंसर क्या आ जाता, 60। अगले वाला जो है कि प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनको कदमों की लंबाई क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 85 और 95 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वह दूरी पूरे कदमों में तय कर सके। यहाँ न्यूनतम आ गया तो इसका डायरेक्ट सा मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसको आपको और कुछ करना ही नहीं था। इसके बाद देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज 20 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और उनके बीच का जो डिफरेंस बता रहा है 20 डिग्री। तो ये दो एंगल कितने हो जाएंगे, 100 डिग्री के और 80 डिग्री के। इनके बीच का अंतर आ रहा है ना 20 डिग्री। इसमें बोल रहा है इफ द स्मॉलर एंगल, यानी जो सबसे छोटा कोण है यही P है, तो P बराबर कितना हो गया, 80 डिग्री। तो 3P, तो 3 इंटू 80 माइनस 50 कितना हो जाता है, 240 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 190। तो यहाँ से आप निकाल सकते थे 190 डिग्री। उसके बाद आपका देखते हैं हम आगे का क्वेश्चन। x y के व्यक्त क्रमानुपाती विचरण करता है ना, यूनिवर्सली एज y। x और y का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, x बराबर 3.5, y बराबर 2.4 है। और जब x बराबर 5.6 है तो y का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना था, y बराबर आपको क्या करना था कि ये दोनों जो संख्या हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर देना था, 3.5 इंटू 2.4, और इसको डिवाइड कर देना था किससे, 5.6 से। जब आप इसको आंसर करते तो इसका आंसर क्या आ जाता, 1.5 आ जाता। ठीक, अगला यहाँ दिया है कि एक पाई चार्ट बोला है जिसमें आम, सेब, संतरे, अमरूद और अनार की संख्या दी हुई है। तो इन जब सभी संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 210। और ये 210 कितने डिग्री के बता रहा है, इन 210 से हम लोग कितने डिग्री का मान पता कर रहे हैं, 360 डिग्री का। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 डिवाइड बाई 210। और हम लोग को किसका चाहिए, यहाँ पर पूछा है पाई चार्ट में तेजीकरण का कोण क्या होगा जो सेवक को दर्शाता होगा। इसमें हम लोग सेवक की संख्या को गुणा कर देते हैं। जब हम लोग इसको गुणा कर देते हैं तो हम लोग का आंसर क्या आ जाता, 96 डिग्री। ठीक है, कोई दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 में बेचता है। मतलब वो अंकित मूल्य के कितना में बेच रहा है, 72% भाग पे भेज रहा है और बेच रहा है। वो कितना हो जा रहा है, 324। तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाता है, अगर आप निकाल लेते तो अंकित मूल्य आ जाता आपका 450। ठीक है, अब इस 450 को कैसे निकाल सकते थे आप, 1% निकालते हैं यहाँ से, 324 डिवाइड बाई 72, उसका 100% निकाल लेते, 324 डिवाइड बाई 72 गुणा 100। तो यहाँ से आपका अंकित मूल्य निकल जाता। अंकित मूल्य पर कितना परसेंट का छूट देना उसको, 18%, यानी 450 का उसको कितना 82% निकालना होगा। तो ये आपका आता है 369 में। और उसका जो क्रय मूल्य है वो कितने का है, 300 का है। मतलब उसको फ़ायदा कितने का हो रहा है, 69 रुपये का। कितना में, 300 में गुणा 100। तो इसको आप कर देते तो आपका आ जाता है आंसर कितना, 23%। ठीक है, आप ऐसे इसको बना सकते थे। दो परिमेय संख्याओं का ये है गुणनफल, और उन दो संख्याओं में से एक कितना दिया, तो दूसरी संख्या के व्युत्क्रम निम्नलिखित में से किसके बीच आएगी। ठीक है, दो संख्याएं हैं, ठीक है, तो उनमें से एक दे दिया -5/2 और दूसरा दिया है नहीं दिया है, तो उसको हम लोग x मान लिए हैं। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू निकालते तो क्या आता, -4/3 गुणा ये वाला 2 यहाँ ऊपर गुणा हो जाता, नीचे में 5 हो जाता। इसको काटते तो कितना हो जाता, 8 बार में जाता। तो ये हो जाता है x बराबर -16/3। और इसका बोला है व्युत्क्रम, मतलब x बराबर क्या आ जाता, -3/16।
नहीं सॉरी, माइनस तो हट जाता ना, दोनों तरफ माइनस था तो ये आ जाता 3/16। यहाँ से आप वैल्यू निकालते तो 0.1875 आता। अब इसमें हम लोग देखते कि कौन 0.1875 के बराबर आ रहा है। तो इसका जब वैल्यू निकालते हैं तो आता है 0.2 से 0.25 के बीच, तो ये तो हो नहीं सकता। ये आ रहा है आपका 0.25 से 0.33 के बीच, क्योंकि आपको भाग दे के देखना पड़ेगा। इसका अब अगर देखेंगे तो ये आ रहा है 0.15 से 0.18 के बीच, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपके पास बच रहा है ये आ रहा है आपका 0.18 से 0.2 के बीच, तो आपका यही वाला परिसर सही होता। देखिए यहाँ पर दिया अगला क्वेश्चन, किसी बहुफलकी में शीर्षों, किनारों और फलकों की संख्या है 10, 15 और x है। तो देखिए एक फार्मूला होता है v + f - e, ये हमेशा कितना होता है 2 के बराबर। तो यहाँ पर आपको क्या नहीं पता है, फलक नहीं पता है, ये वाला नहीं पता है। v का वैल्यू पता है 10 + f - 15 बराबर 2। यहाँ से -15 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो f बराबर क्या हो गया 2 + 15, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 15 + 2 कितना होता है 17, 17 माइनस सॉरी ये 10 था, 10 बराबर f बराबर कितना आ गया 7। और ये f का मतलब x बराबर क्या आ गया आपका 7, और यहाँ से हो गया 3x है, 7 × 21 - 12, 21 - 12 कितना होता है 9। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 9। ठीक, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन था, ऊपर से खुला हुआ एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। इसकी बाएं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः इतनी दी हुई है। इसकी आंतरिक सतह पर 150 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत क्या होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा 839.10, ठीक है, रुपये। तो इतने ही क्वेश्चन आपका आया था, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है उसको मैं क्लियर भी कर दूंगा। जो आपको ये वाला क्वेश्चन बोला था RHS वाला जो बोला था उसको क्लियर कर दूंगा कि एंगल साइड होगा कि RHS होगा। आशा करता हूँ आपका क्वेश्चन पेपर अच्छा बना होगा। अगर अच्छा बना हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।